हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमने समानता के अधिकार को देखा दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार को देखा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके बाद दोस्तों हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को देखा, और दोस्तों शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार को देखा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और दोस्तों इसका प्रावधान कहाँ कर रखा है? इसका प्रावधान अनुच्छेद 32 में कर रखा है। किस में कर रखा है दोस्तों? अनुच्छेद 32 में कर रखा है। दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत आज हम आर्टिकल 32 पर क्या है चर्चा करेंगे। आर्टिकल 32 में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा, हृदय और आत्मा कहा गया है। यानी अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में दोस्तों प्रियम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। किसको कहा गया दोस्तों? प्रियम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 को भी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। यानी प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों प्रस्तावना को ठाकुर दास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। जबकि अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 32 में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं? अनुच्छेद 32 की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 32 गारंटी लेता है दोस्तों। अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों क्या है? सुप्रीम कोर्ट गारंटी लेता है, गारंटी लेता है दोस्तों मौलिक अधिकारों की। किसकी गारंटी लेता है? मौलिक अधिकारों की गारंटी लेता है दोस्तों, उनको लागू कराने की गारंटी लेता है। दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ऐसे अधिकार प्राप्त है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराएगा। यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पावर दे दी गई है दोस्तों कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको लागू कराएगा। यानी अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों किसके पास गारंटी है दोस्तों, किसके पास सिक्योरिटी है? सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू कराने की सिक्योरिटी है। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करा सकता है? आर्टिकल 226। यानी सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। जबकि हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत दोस्तों मौलिक अधिकारों की गारंटी लेता है दोस्तों। आर्टिकल अगर हम 32 की बात करते हैं दोस्तों तो आर्टिकल 32 में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं? अनुच्छेद 32 में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं दोस्तों? कुछ बातें मेंशन की गई हैं आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में कहा गया है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की गारंटी लेगा। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू कराने की, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को क्या कराएगा दोस्तों? लागू करवाएगा दोस्तों। क्या करवाएगा? लागू करवाएगा। यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे अधिकार हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू करवाएगा। दोस्तों आर्टिकल 32 में और क्या प्रावधान कर रखे हैं? आर्टिकल 32 कहता है दोस्तों संसद के पास ऐसे अधिकार हैं, संसद के पास ऐसे अधिकार हैं दोस्तों कि संसद अन्य न्यायालय को, क्या है दोस्तों? संसद अन्य न्यायालय को मौलिक अधिकार, अन्य न्यायालय को दोस्तों अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का
अधिकार दे सकती है। क्या दे सकती है दोस्तों? अधिकार दे सकती है। और क्या क्या बात मेंशन की गई है दोस्तों? आर्टिकल 32 कहता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए दोस्तों रिट जारी कर सकता है। और ये रिट कितने प्रकार की होंगी? 5 प्रकार की रिट होंगी, यानी कि रिट जारी कर सकता है। और क्या क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों? और प्रावधान कर रखा है कि जब तक संविधान में प्रावधान नहीं होता दोस्तों, संवैधानिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा दोस्तों? निलंबित नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा दोस्तों? निलंबित नहीं किया जाएगा। यानी अगर हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो दोस्तों आर्टिकल 32 में 3-4 बातों को कहा गया। आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे अधिकार हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू कराएगा। यानी आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को इस बार की पावर देता है कि वो क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू कराएगा। या मौलिक अधिकारों की क्या है दोस्तों? सुरक्षा की गारंटी लेगा। संसद के पास ऐसे अधिकार हैं दोस्तों, संसद अन्य न्यायालयों को भी क्या है? रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट या 5 प्रकार के आदेश पत्र क्या है? जारी करता है। और क्या बात कही गई है दोस्तों? इसमें कहा गया है कि ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, इसको निलंबित नहीं किया जाएगा। यानी जब तक संविधान में प्रावधान नहीं किया जाएगा तब तक दोस्तों क्या है? ये जो संवैधानिक अधिकार है दोस्तों, इसको निलंबित नहीं किया जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 32 दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो क्या है? न्यायालय के द्वारा दोस्तों हाई कोर्ट क्या है? मौलिक अधिकारों को आपके लागू करा सकता है। यानी तो अनुच्छेद 32 किसकी बात करता है दोस्तों? अनुच्छेद 32 ये कहता है स्पष्ट शब्दों में कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, दो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं दोस्तों, उनको दबाया जा रहा है, उनके क्या है? उनका शोषण किया जा रहा है या उनको क्या है? उनका उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहां जा सकते हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों क्या है? रिट के माध्यम से आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको उनको क्या है? लागू कराएगा। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, उसी प्रकार आर्टिकल 226 के तहत क्या है? हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और हाई कोर्ट भी आपके मौलिक अधिकारों को क्या है? लागू कराएगा। यानी अगर हम रिट की बात करें तो दोस्तों क्या है? रिट के मामले में हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है या सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है? तो ऐसा माना गया है कि हाई कोर्ट जो है दोस्तों मौलिक अधिकारों के मामले को छोड़कर क्या है? अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों केवल मौलिक अधिकारों के मामले में ही रिट जारी करता है। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के पास यह पावर है कि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के संदर्भ में तो रिट जारी कर सकता है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल क्या है? मौलिक अधिकारों के मामले में रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों कौन कौन से रिट जारी कर सकता है उन पर हम क्या है? चर्चा करेंगे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की दोस्तों? 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। पहली की अगर हम बात करें तो कौन सी है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। कौन सी है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, या आदेश भी कहते हैं रिट को दोस्तों। ये इसको क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस रिट। क्या कहते हैं दोस्तों? हैबियस कॉर्पस रिट। यानी ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों प्रस्तुत करना,
क्या करना दोस्तों? प्रस्तुत करना इसका अर्थ है, प्रस्तुत करना। और कैसे प्रस्तुत करना दोस्तों? यानी कि बंदी को प्रत्यक्षीकरण करना, बंदी को क्या करना? प्रत्यक्षीकरण करना। तो इसका अर्थ क्या हो गया? यानी कि प्रस्तुत करना। और कैसे प्रस्तुत करना दोस्तों? सशरीर प्रस्तुत करना। कैसे कैसे प्रस्तुत करना दोस्तों? सशरीर, यानी कि शरीर के साथ। सशरीर क्या है दोस्तों? प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना क्या है इसका अर्थ है। इसका मतलब ही दोस्तों क्या यहां से निकल कर आता है? बंदी को क्या करना दोस्तों? प्रस्तुत करना। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है प्रस्तुत करना। तो बंदी को दोस्तों क्या है? प्रस्तुत करना। और किसके सामने प्रस्तुत करना दोस्तों? न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ही है दोस्तों क्या है? उसको प्रस्तुत करना। और सशरीर यानी जिंदा या मुर्दा क्या है? न्यायालय के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसको प्रस्तुत करना पड़ेगा दोस्तों? बंदी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो रिट है दोस्तों किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? इसमें कहा गया है दोस्तों ये लोक अधिकारी यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है दोस्तों उनके विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। और किस किस के विरुद्ध जारी की जा सकती है? और दोस्तों ये क्या है? निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी क्या है? जारी की जा सकती है। तो किस किस के विरुद्ध जारी की जा सकती है दोस्तों? ये जारी की जा सकती है दोस्तों, ये जारी की जा सकती है लोक अधिकारी, पब्लिक सर्वेंट और क्या है? निजी व्यक्ति, दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना। यानी न्यायालय आदेश देता है दोस्तों, न्यायालय आदेश देता है कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है दोस्तों उसको हमारे सामने प्रस्तुत कीजिएगा। यानी जिस भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मतलब होता है, हैवियस कॉर्पस रिट का मतलब होता है कि आपने जिस भी व्यक्ति को, जिस भी बंदी को गिरफ्तार किया है उसको हमारे सामने प्रस्तुत कीजिएगा। और हमारे सामने प्रस्तुत आप करेंगे तो हम उनके कारणों पर विचार करेंगे। न्यायालय कहता है कि हम उनके क्या है? कारणों पर विचार करेंगे। हम इन कारणों पर विचार करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है या गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। यानी कि उनकी जो है कार्रवाई पर हम क्या है? चर्चा करेंगे। उनकी गिरफ्तारी पर क्या दोस्तों? चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया। अगर ऐसे व्यक्ति को दोस्तों कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसे व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो फिर न्यायालय उसको क्या है? छोड़ने का आदेश दे देता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि उस जो बंदी है दोस्तों, वो जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और न्यायालय ऐसे व्यक्ति के कारणों पर विचार करेगा कि इस व्यक्ति को लीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया है या इलीगल यानी कानूनी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। अगर कानूनी तरीके से किया गया है तो कार्रवाई की जाएगी और गैर कानूनी तरीके से किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय छोड़ने का आदेश दे देता है। तो आदेश देने के लिए दोस्तों कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। और ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है दोस्तों? ये पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। और किसके? निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है। तो दोस्तों ये दो व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की थी, एक तो लोक अधिकारी यानी पब्लिक सर्वेंट के, और क्या है? निजी व्यक्ति, यानी दोनों के विरुद्ध इसको क्या है? जारी किया जा सकता है। तो ये हमारी क्या है? पहली रिट थी। दूसरी रिट कौन सी है हमारी दोस्तों? दूसरी रिट है परमादेश रिट। कौन सी है? परमादेश रिट। कौन सी है दोस्तों? इसको कहते हैं हम मैंडामस रिट। क्या कहते हैं दोस्तों? मैंडामस रिट। और इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? परमादेश रिट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं दोस्तों। और ये किसके विरुद्ध जारी होती है दोस्तों? किसके विरुद्ध जारी होती है दोस्तों ये? तो ये दोस्तों किसके विरुद्ध जारी होती है? ये जारी होती है दोस्तों लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होती है। और किसके विरुद्ध जारी होती है दोस्तों ये? और ये क्या है? सार्वजनिक प्राधिकरणों। किसके? सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी होती है। तो किस किस के विरुद्ध जारी होती है दोस्तों ये जारी होती है दोस्तों लोक अधिकारी और क्या है? सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी होती है। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें कहा गया है
इसमें कहा गया परमादेश रिट का अर्थ होता है दोस्तों हम आदेश देते हैं। और कौन आदेश दे रहा है दोस्तों? कोर्ट आदेश दे रहा है दोस्तों, न्यायालय आदेश दे रहा है। क्या कहता है कि ये कहता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त है या कोई संस्था है दोस्तों जो कि उस काम करने के लिए बाध्यकारी है, यानी उसका दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी कि उसका कर्तव्य है कि वो उस काम को करेगी, लेकिन वो काम क्या है करने से मना कर रही है। यानी कोई ऐसी संस्था जो सार्वजनिक प्राधिकरण है, सार्वजनिक संस्था है दोस्तों, या कोई पब्लिक सर्वेंट है दोस्तों, जिस काम करने के लिए उसे नियुक्त किया गया है, लेकिन वो अपने काम करने को, वो अपना क्या है काम करने से मना कर रहा है, यानी अपने कर्तव्यों से क्या है पीछे हट रहा है, तो दोस्तों उसके विरुद्ध क्या है कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश रिट जारी की जा सकती है। तो परमादेश रिट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मतलब होता है हम आदेश देते हैं, यानी न्यायालय ऐसे व्यक्ति को आदेश देता है कि आप उस काम को करिएगा, यानी जो काम करने के लिए आप बाध्यकारी हैं आप उस काम को करिएगा, वरना आपके खिलाफ क्या जारी की जाएगी? परमादेश रिट जारी। तो किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है दोस्तों? लोक अधिकारी यानी पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध जारी की जा सकती है, और सार्वजनिक जो पब्लिक अथॉरिटी है दोस्तों क्या है उनके विरुद्ध इसको जारी किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये क्या है निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है, क्योंकि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध ये जारी नहीं की जाती है। और ना ही दोस्तों ये किसके विरुद्ध जारी की जा सकती? ना ही ये दोस्तों क्या है राष्ट्रपति और किसके दोस्तों? राष्ट्रपति और क्या है राज्यपाल के विरुद्ध जारी की जाती है। किस किसके? यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध दोस्तों ये जारी नहीं की जाती है। किस किस के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है दोस्तों? ये राष्ट्रपति और क्या है राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों पहला हमारा कौन सा था? पहला था हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, और दूसरा कौन सा है दोस्तों? परमादेश रिट। तीसरे रिट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों कौन सा है हमारा? प्रतिषेध रिट या निषेध रिट की हम बात करते हैं। निषेध रिट क्या कहते हैं दोस्तों इसको? प्रोहिबिशन रिट। प्रोहिबिशन रिट। और दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है दोस्तों इसका रोकना, रोकना या मना करना। क्या करना? मना करना। और किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है दोस्तों? ये विरुद्ध जारी की जाती है न्यायिक निकाय और किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है दोस्तों? ये अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो दोस्तों ये किस किस के विरुद्ध जारी की जा सकती है? ये जारी की जाती है दोस्तों न्यायिक निकाय और क्या है अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है। यानी प्रोहिबिशन रिट की अगर हम बात करते हैं, निषेध रिट की बात करते हैं, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों रोकना। यानी इसमें यह कहा गया है कि दोस्तों ये क्या है हमारी ऊपर की अदालतें हैं और ये क्या है निचली अदालतें हैं, और ये क्या है दोस्तों उससे निचली, यानी कि ये तो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये हाई कोर्ट और ये क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसमें ये कहा गया है कि ऊपर की अदालतें दोस्तों जब निचली अदालतें अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करके किसी मामले की सुनवाई करती है, यानी ये जो निचली अदालतें हैं दोस्तों अपने किसी भी क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करके दोस्तों किसी मामले की सुनवाई करती हैं, तो जो ऊपर की अदालतें होती हैं उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जो रिट जारी करती हैं उसको हम क्या है प्रतिषेध या क्या है प्रोहिबिशन रिट कहते हैं। यानी वो क्या है उस मामले को वहीं पर रोकने को कहती हैं कि आप रुक जाइएगा, आप बिल्कुल क्या है इसको मत करिएगा, यानी पूरी तरह से क्या है उस पर फुल स्टॉप लगा देती हैं। तो जो ऊपर की अदालतें हैं दोस्तों वो क्या है रोक देती है पूरी तरह से निचली अदालतों को, क्योंकि निचली अदालतें उस मामले की सुनवाई अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करके कर रही हैं। दोस्तों ये किस किस के विरुद्ध जारी की जाती हैं? ये न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती हैं, और जो अर्ध न्यायिक निकाय हैं उनके विरुद्ध क्या है इनको जारी किया जाता है। तो ये कौन सी रिट है दोस्तों? ये हमारा क्या है निषेध क्या है निषेध या प्रतिषेध रिट है, या प्रोहिबिशन रिट के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। चौथी कौन सी है दोस्तों हमारी? चौथी है उत्प्रेषण रिट। कौन सी है दोस्तों? उत्प्रेषण रिट, या इसको क्या कहते हैं सर्चोरी रिट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों?
सर्श्योरी रिट कहते हैं। यानी ये जो उत्प्रेषण रिट है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों सूचना देना, सूचना देना। और दोस्तों ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है? ये दोस्तों ये भी न्यायिक निकाय, और दोस्तों किसके? ये भी अर्ध न्यायिक, न्यायिक निकाय और क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है। किस किस के विरुद्ध जारी की जाती है दोस्तों? ये भी न्यायिक निकाय और अर्ध न्यायिक निकाय के, अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है दोस्तों। किसके विरुद्ध जारी की जाती है? न्यायिक निकाय और क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सूचना देना। यानी पहली वाली जो ही तो दोस्तों उसका मतलब होता है रोकना, और दूसरी वाली का अर्थ होता है सूचना देना। इसका कहा क्या गया है दोस्तों? उत्प्रेषण रिट में ये कहा गया है कि जब निचली अदालतें अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करके किसी मामले की सुनवाई करती हैं, तो जो ऊपर की अदालतें होती है दोस्तों उसे ऐसा करने से रोक देती हैं, और रोकने के बाद दोस्तों उस मामले को अपने पास बुला लेती है। यानी जो पहली वाली रिट है दोस्तों हमारी, अगर हम बात करें निषेध रिट की, तो इसमें यह कहा गया है कि जो निचली अदालतें हैं वो अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करती हैं, तो उस मामले की क्या है, जो ऊपर की अदालतें हैं दोस्तों उसे ऐसा करने से क्या कर देती हैं? रोक देती हैं। और जबकि उत्प्रेषण रिट की अगर हम बात करते हैं, तो उत्प्रेषण रिट में कहा गया है कि जब निचली अदालतें अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करके किसी मामले की सुनवाई करती हैं, तो ऊपर की अदालतें उन्हें वहीं पर रोक देती हैं, और रोकने के बाद उस मामले को अपने पास बुला लेती हैं। तो दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? यानी निषेध रिट में रोकने की बात की गई है, और ये जो उत्प्रेषण रिट है दोस्तों इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आप रोक कर क्या है उस मामले को हमारे पास लेकर आइए। और दोनों ही किसके विरुद्ध जारी की जाती हैं दोस्तों? दोनों ही न्यायिक निकाय और क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है। किसके? न्यायिक निकाय और क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है दोस्तों। पांचवी जो रिट है दोस्तों वो कौन सी रिट है? वो रिट है दोस्तों अधिकार प्रेक्षा रिट। कौन सी है? अधिकार प्रेक्षा रिट। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? क्यो वारंटो रिट। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों किस दोस्तों उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, या दोस्तों क्या है किसकी अथॉरिटी से, ऐसा मान लीजिएगा किसकी अथॉरिटी से दोस्तों, यानी कि किस उद्देश्य से या किसकी अथॉरिटी से। इसका अर्थ होता है दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति है दोस्तों वो ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक ही नहीं है। ऐसा मान लीजिएगा दोस्तों कोई वैकेंसी निकली, और वैकेंसी निकलने के बाद वो फर्जी तरीके से क्या है दोस्तों उसमें क्या जाकर सेलेक्ट हो गया। तो यही क्या है? रिट है दोस्तों। यानी कोई ऐसा व्यक्ति दोस्तों ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है दोस्तों जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो दोस्तों न्यायालय क्या है उस व्यक्ति को उस पद के कार्य करने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी करता है? अधिकार प्रेक्षा या क्या है क्यो वारंटो रिट क्या है जारी की जाती है। तो यानी अगर हम बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की क्या है दोस्तों रिट जारी कर सकता है। पहली कौन सी है? वंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, हैबियस कॉर्पस रिट, और दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? सशरीर प्रस्तुत करना या प्रस्तुत करना। और ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है? लोक अधिकारी और क्या है निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है। दूसरी है दोस्तों परमादेश रिट, मैंडमस रिट, और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, और किसके विरुद्ध जारी की जाती है दोस्तों? ये लोक अधिकारी और क्या है सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। लेकिन ये राष्ट्रपति और क्या है राज्य
राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। तीसरी है दोस्तों प्रतिषेध या निषेध रिट या प्रोहिबिशन रिट जिसको कहते हैं, इसका अर्थ होता है दोस्तों रोकना, और ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है, न्यायिक निकाय और क्या है अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जा सकती। और अगली है दोस्तों हमारी उत्प्रेषर रिट की अगर हम बात करते हैं, कौन सी, चौथी है हमारी उत्प्रेषर रिट सर्ट्योरी जिसको कहते हैं, इसका अर्थ होता है सूचना देना, और ये भी किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है दोस्तों, ये भी न्यायिक निकाय और क्या है अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी की जाती है दोस्तों। और पांचवा है हमारा अधिकार प्रेक्षा रिट दोस्तों, और इसका अर्थ क्या होता है, किस उद्देश्य से या किस हक से कह सकते हैं दोस्तों, किससे हक से कह सकते हैं, किस अधिकार से कह सकते हैं दोस्तों, किस अधिकार से आप क्या है ऐसे पद पर नियुक्त हैं, तो ये क्या है उसकी जांच करता है और फिर क्या है उस पद के कार्य करने से रोक दे देता। तो ये दोस्तों क्या है अधिकार प्रेक्षा रिट है, क्यो वारंटो रिट। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अगला दोस्तों हमारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद कानून बनाकर, संसद क्या है दोस्तों, कानून बनाकर, या संसद के पास ऐसे अधिकार हैं दोस्तों कि संसद कानून बनाकर क्या है, किसके दोस्तों, सैनिक बलों के, सैनिक बल जो हैं दोस्तों, या फिर क्या है अर्ध सैनिक बल है, अर्ध सैनिक बल है, और कौन है दोस्तों, पुलिस बल है, कौन है दोस्तों, पुलिस बल है, और कौन है, खुफिया एजेंसी वगैरह है, खुफिया एजेंसियों के, खुफिया एजेंसियों के दोस्तों क्या है, खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों पर क्या दोस्तों प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि संसद क्या है कानून बनाकर दोस्तों सैनिक बल, अर्धसैनिक बलों और क्या है पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के दोस्तों मौलिक अधिकारों पर क्या लगा सकती है, मौलिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर दोस्तों क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। क्या लगा सकती है दोस्तों, प्रतिबंध लगा सकती है, यह क्या है उनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। तो आर्टिकल 33 के तहत दोस्तों पार्लियामेंट के पास ऐसे अधिकार है कि पार्लियामेंट ये जो सदस्य हैं दोस्तों, ये जो सैनिक बल हैं दोस्तों, अर्धसैनिक बल हैं या पुलिस बल हैं, या फिर दोस्तों क्या है किसी भी स्टेट की पुलिस हुई या आईवी इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह हुआ, तो इनके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। इनके मौलिक अधिकारों को, यानी जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो दोस्तों वो क्या है इनको प्राप्त नहीं होते। यानी कि जो एक सामान्य नागरिक को प्राप्त होते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार, एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वो दोस्तों क्या है जो इनमें सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि सैनिक, जैसे आईटीबीपी है या आर्मी है, इंडियन आर्मी, एसएसबी में है दोस्तों, आरपीएफ में है, या फिर सीआरपीएफ वगैरह में है दोस्तों, या फिर जैसे अगर हम बात करते हैं आईवी इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में है दोस्तों, या किसी स्टेट की पुलिस है, तो वो अधिकार के दोस्तों क्या है वो मौलिक अधिकार इन लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को भी मिला था दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, क्या मुख्तार अंसारी की दोस्तों क्या है मृत्यु हो जाती है, और क्या है एक यूपी कांस्टेबल का लड़का होता है दोस्तों फैयाज यूपीपी कांस्टेबल, और ये क्या है एक पोस्ट क्या है मतलब स्टेटस पे लगा देता है। और क्या पोस्ट है दोस्तों, वो कहता है कि जिंदा रहेगा वो तो दिलों में आवाम के, ए दिल ना उसकी मौत पे रंजो मलाल कर, हिम्मत नहीं थी सामने आकर लड़े कोई, धोखे से मार डाला शेर को पिंजरे में डालकर। तो ये क्या है लिख देता है इस तरह से कि अलविदा शेर पूर्वाचल मुख्तार अंसारी। तो इस तरह से यानी ये क्या है एक पुलिस वाला है, और इसको दोस्तों ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी के क्या है हित में जाकर क्या है इस तरह की पोस्ट क्या है शेयर करे, ये पोस्ट क्या है स्टेटस वगैरह क्या है लगाए वो। तो दोस्तों इस पर क्या है पूरी तरह से क्या है कार्रवाई भी की जा रही है। आगे देखा होगा आपने जो पुलिस नियमावली 1991 है उसके तहत क्या है इस पर कार्रवाई की जा रही। तो जो मौलिक अधिकार दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वो क्या है मौलिक अधिकार इन लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इनके मौलिक अधिकारों पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया गया है या इनके मौलिक अधिकारों को क्या है कम किया गया। जबकि अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह की पोस्ट लगाता है तो उस पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर इस तरह के व्यक्ति दोस्तों ऐसी पोस्ट लगाते हैं, ऐसी स्टेटस लगाते हैं, तो दोस्तों इन पर क्या है जो भी इनका कानून है दोस्तों जैसे पुलिस नियमावली 1991 उसके तहत क्या है इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इन पर क्या है कार्रवाई की जा रही है दोस्तों।
तो आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 दोस्तों यही कहता है कि भाई जो अर्धसैनिक बल है, सैनिक बल है, पुलिस है, आईवी वगैरह है, इनके मौलिक अधिकारों को क्या है, कम किया जा सकता है। किसके द्वारा दोस्तों? पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा। अनुच्छेद 34 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 34 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 34 कहता है दोस्तों, मार्शल लॉ की बात करता है। किसके? सेना के कानून की बात करता है, सेना के कानून की बात करता है दोस्तों। और ये कहा गया है कि जब सेना का कानून लागू किया जाएगा तो मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाएंगे दोस्तों? मौलिक अधिकारों को दोस्तों क्या कर दिया जाएगा? निलंबित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? निलंबित कर दिया जाएगा। यानी ये कहा गया है कि जब सेना का कानून लागू किया जाएगा तो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा। आपने देखा भी होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर वगैरह में या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो राष्ट्र स्टेट हैं दोस्तों, उनमें आपने देखा होगा एक कानून है जिसको हम क्या कहते हैं? अफस्पा कहते हैं दोस्तों, यानी कि आर्म फॉर स्पेशल पावर एक्ट है ये दोस्तों, 1958 का कानून है। इसके तहत आपने देखा होगा क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में दोस्तों कभी भी इसको लगा दिया जाता है। तो जब इस तरह के दोस्तों क्या है, किसी भी स्टेट या किसी भी क्षेत्र में क्या है, इस तरह के कानून लागू किए जाएंगे, सेना के कानून लागू किए जाएंगे, तो क्या है, उस क्षेत्र के मौलिक अधिकारों को क्या है, निलंबित किया जा सकता है। मैं आगे चल के पढ़ाऊँगा दोस्तों कि सेना के कानून और क्या है, राष्ट्रीय आपात में क्या अंतर है। हम किसी ना किसी दिन दोस्तों उस पर भी क्या है, चर्चा करेंगे। तो लेकिन आर्टिकल 34 अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो आर्टिकल 34 क्या कहता है कि सेना का जब कानून लागू किया जाएगा तो मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा? निलंबित कर दिया जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 35 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 35 में क्या प्रावधान कर रखा है? अनुच्छेद 35 कहता है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के यानी फंडामेंटल राइट्स के, मौलिक अधिकारों के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है दोस्तों? कानून बनाने का अधिकार किसको है दोस्तों? संसद को है। ये कहा गया है कि भाई संसद क्या है, मौलिक अधिकारों के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है कि मौलिक अधिकार के जितने भी विषय हैं या मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, मौलिक अधिकारों को घटाना बढ़ाना है, तो दोस्तों कौन कर सकती है? संसद करती है। संसद को ऐसी पावर दे दी गई है कि वो मौलिक अधिकार में किसी भी तरह का परिवर्तन कर सकती है दोस्तों। तो आर्टिकल 35 हमने पढ़ लिया दोस्तों। ये तो यहाँ से क्या हमारे मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाते। हालांकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो दोस्तों अगर हम अनुच्छेद नागरिकों की बात करें, केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, केवल नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं दोस्तों? कौन कौन से मौलिक अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और क्या है, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, यानी कि ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29 और क्या है 19 और क्या है 29 और 30। यानी 15 में कहा गया है कि दोस्तों पब्लिक प्लेस पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में कहा गया है कि रोजगार यानी अवसर की समानता की बात की गई है दोस्तों, रोजगार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 19 में दोस्तों स्वतंत्रताओं की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है। और 29 में दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। और 30 में क्या कहा गया है दोस्तों कि अल्पसंख्यक अपनी जो शिक्षा संस्थान है दोस्तों उनकी स्थापना कर सकते हैं और उनके प्रशासन का रख रखाव कर सकते हैं। तो ये 5 अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसको प्राप्त हैं दोस्तों? केवल और केवल क्या है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और बाकी जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों वो भारतीयों को भी प्राप्त हैं, यानी भारत के नागरिक को भी प्राप्त है और क्या है विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कई बार क्वेश्चन दोस्तों इस तरह का भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था दोस्तों? ये 1978 में किया गया था। 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में। और इसके तहत दोस्तों ये कहा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी, किसके? राष्ट्रीय आपात के दौरान
दोस्तों ये जो अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद जो 21 है दोस्तों, इसको निलंबित नहीं किया जाएगा। किसके दौरान? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी क्या है, इसको निलंबित नहीं किया जाएगा। यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को क्या नहीं किया जाएगा, निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? आपराधिक मामले में जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है, और 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार इस तरह से पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा दोस्तों।